अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के जनरल साइंस का लेसन है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिमिटेशंस ऑफ साइंस एंड डॉक्टर अताउर रहमान, जो कि फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की 9th क्लास की बुक के चैप्टर 1 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम साइंस और टेक्नोलॉजी की अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वैरायटी ऑफ मशीन्स, कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर अताउर रहमान की साइंस की फील्ड में कंट्रीब्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन अ मीन टू डेवलप एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में पहले इस वर्ड को समझ लें कि वैक्सीनेशन का क्या मतलब है, तो हम देखते हैं कि जो वैक्सीन है उसमें टिपिकली क्या होते हैं, या तो डिजीज कॉजिंग एजेंट से मिलते जुलते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं, लेकिन या तो वो बहुत वीक होंगे या किल्ड होंगे, मतलब ये कि उनको डिस्ट्रॉय करके फिर फर्दर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सकते हैं, जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, वो जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं या कोई वो प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, उसके जरिए से भी वैक्सीनेशन हो सकती है। मतलब ये कि जब हम इस तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जैसे कि हमने कहा कि डिजीज कॉजिंग है, या फिर हम कह रहे हैं कि उससे जो फर्दर टॉक्सिन्स या प्रोटीन्स उससे मिलती हैं, उसको जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी क्या करती है, बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो बॉडी है उस बीमारी के खिलाफ अपने अंदर क्या डेवलप कर लेगी, मतलब ये कि इम्यूनिटी अपने, और वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उस डिजीज से वो बच जाएगा। अब अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, वैक्सीनेशन से किस तरह से एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप किया जा सकता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पहले समझना जरूरी है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो उसमें हम देखते हैं कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी भी पर्सन में तब डेवलप होती है जब उसका एक्सपोजर होता है किसी पैथोजन के साथ। पैथोजन कहा जाता है किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट को, मतलब ये कि वो वाला ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहा जाता है, उन ऑर्गेनिजम्स को जो इतने छोटे, इतने स्मॉल होते हैं कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए जो है वो माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो हम कह रहे हैं कि पैथोजन जो क्या है, डिजीज कॉजिंग एजेंट जो किसी भी डिजीज की वजह बन सकते हैं, वो क्या है, वो पैथोजन। अब जब बॉडी का एक्सपोजर होता है किसके साथ, पैथोजन के साथ, तो फिर वो क्या करता है कि वो डिजीज डेवलप करता है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम में वो डिजीज डेवलप कर लेगा, उसके बाद वो उस डिजीज से इम्यून हो जाता है। ये तो थी नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेकिन जब हम वैक्सीनेशन के जरिए से एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, तो उसमें क्योंकि हम जो पैथोजन उसके अंदर इंजेक्ट करें, या फिर हम ये कह रहे हैं कि हम जो एक्सपोजर करवा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, डिजीज कॉजिंग किसी एजेंट का या फिर किसी टॉक्सिन या सरफेस प्रोटीन का, वो क्या है, वो हार्मफुल नहीं है। मतलब ये कि वो उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो उसमें डिजीज जो है वो डेवलप नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, वो उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। मतलब ये कि जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो क्या करे, वो अपनी डिफरेंट जिसमें प्रोटीन्स जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स जो है वो बनाना स्टार्ट कर दे। और इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम के और दूसरे मैकेनिज्म्स हैं वो जो है वो स्टार्ट हो जाए, ताकि बॉडी को उन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज कॉजिंग है उनसे बचाया जा सके। अब अगर हम बात करें कि वैक्सीनेशन जो है वो कब डिस्कवर हुई, तो हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर, उसने 1796 में फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था। और
अगर हम वर्ड वैक्सीनेशन की बात करें तो जो वर्ड है वैक्सीनेशन वो डिराइव हुआ है फ्रॉम वर्ड वैका। वैका का मतलब है काउ पस, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें काउ पस को लेके इंजेक्ट किया था एक पर्सन में। अब हम देखते हैं कि जो काउ पस है उसका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा सिमिलर है स्मॉल पॉक्स के स्ट्रक्चर से, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उस पर्सन का जिसमें काउ पॉक्स जो है वो इंजेक्ट की गई थी, जब उसका दोबारा से एक्सपोजर करवाया गया स्मॉल पॉक्स के साथ तो उसने वो डिजीज डेवलप नहीं की। मतलब ये कि वो क्या हो गया, वो इम्यून हो गया स्मॉल पॉक्स से। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी ह्यूमन में काउपॉक्स को जो है वो इंजेक्ट करते हैं, मतलब ये कि उसकी वैक्सीन दें, तो वो क्या करेगा, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करेगा। मतलब ये कि उसकी जो बॉडी है वो इम्यून हो जाएगी किससे, स्मॉल पॉक्स से। और स्मॉल पॉक्स का अगर वायरस उसकी बॉडी में एंटर भी होगा तो भी वो डिजीज डेवलप नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट होंगी जो उसको फौरन से किल कर देंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया वैक्सीनेशन अ मीन टू डेवलप एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है। हम ये जान चुके हैं कि लिविंग थिंग्स में जब हम डीएनए को मॉडिफाई करके किसी और ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस करवाते हैं और जल्दी उसका प्रोडक्ट जो है जैसे प्रोटीन या हार्मोन्स वगैरह एक्सप्रेस करवाते हैं और उसको ह्यूमन की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस पूरी जो फील्ड है उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक तो ये रैपिडली ग्रो कर रही है क्योंकि हमारे पास जब से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है हमें तमाम जीन्स का पता है, उनकी एग्जैक्ट लेंथ पता है, डीएनए के सारी लोकेशन पता है। हम उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके इजीली कम टाइम में एक्सप्रेस करवा सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत डाइवर्स फील्ड है। इसके अंदर हमारे पास तमाम जो बायोमेडिकल साइंसेज की या बायोलॉजिकल साइंसेज फील्ड आती हैं उसमें इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। वो बेशक एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हो या कोई भी हो, ठीक है। तो इसका फायदा जो है एग्रीकल्चर में भी है। प्लांट्स को भी हमने मॉडिफाई कर लिया है बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लांट्स से भी हम मेडिसिन ले सकते हैं या उनको जल्दी ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेडिसिन जो है, मेडिसिन के लिए हम वैक्सीनेशन जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और जो भी उनके बेनिफिट्स ह्यूमन को हो सकते हैं उसको भी हमने मॉडिफाई किया है। इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम आर्टिफिशियली सिंथेसिस करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेडिसिन में हमें क्या फ़ायदा हुआ है। हम लिस्ट आउट कर लेते हैं उन मेडिसिन को जो कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो बनाई हैं और वो आजकल यूज़ भी हो रही हैं और सक्सेसफुली यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इंसुलिन, जैसा कि हमने उसको पहले भी स्टडी किया था, इंसुलिन जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है इस मेथड से, ठीक है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में क्या कंट्रोल करता है शुगर लेवल को, ठीक है। तो इसको जो है हम आर्टिफिशियली किस तरीके से जनरेट करवाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मेथड से, ठीक है। शुगर लेवल कंट्रोल करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है दूसरा जो है हमारे पास प्रोटीन है एक इंटरफेरॉन, ठीक है। इंटरफेरॉन जो है ये यूज़ की जाती है अगेंस्ट वायरल, ठीक है। ये एंटी वायरल प्रोटीन है, ठीक है। तो ये वायरस के अगेंस्ट जो है एज ए ड्रग यूज़ की जाती है, एंटी वायरल प्रोटीन, ठीक हो गया। और इसके अलावा मेडिसिन में हम क्या क्या बना सकते हैं, मेडिसिन में हम वैक्सीनेशन हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ हैं, वैक्सीन्स हैं और हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट से बचाती हैं एंटीजेंस की, ठीक है। इसके अलावा जीन थेरापी जो है, जीन थेरापी में क्या होता है कि आप जो है मॉडिफाई करके जीन जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जो अगर जीन आपकी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रॉपरली फंक्शन नहीं रहा और उसे कोई डिजीज़ हो गई है, जेनेटिक डिजीज़ हो गई है, तो उसके लिए जीन थेरापी यूज़ की जाती है। जीन को जो है आर्टिफिशियली उस बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फॉरेंसिक मेडिसिन में डीएनए एज ए डीएनए टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स में सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये मेडिसिन में बहुत ज़्यादा
ग्रो कर रही है और इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन में, ठीक है। और फोरेंसिक मेडिसिन में हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं क्रिमिनल्स की, ठीक है, क्योंकि जो डीएनए होता है वो हर ह्यूमन का, हर ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स के लिए भी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी फील्ड आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फूड की, ठीक है। फूड और एग्रीकल्चर में तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जी, डायग्राम में जो आपको ये जितनी भी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी जो हैं हमने बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है यूज़ करके ऑर्गेनिज्म को जनरेट किए हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास फर्मेंटेड फूड आ जाती है, ठीक है, उसको हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। फर्मेंटेड फूड क्या होती है, जिसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन जो है ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। पिकल, अचार में आप इसे यूज़ करते हैं, योगर्ट बनाने के लिए भी हम बैक्टीरियाज वगैरह और यीस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेलेटेड फूड होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हमने मिक्स किया होता है, ठीक है, मेलेटेड फूड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास चीज़, ठीक है, और पाउडर्ड मिल्क, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमने बायोटेक्नोलॉजी से बनाई हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी जो है, ताकि जो फूड है वो देर तक स्टोर रह सके, ठीक है। और हमारे पास ब्रीवेज इंडस्ट्री में जो कि ये वाइन और बियर वगैरह बनाती हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप बहुत जल्दी जो है वो बना सकते हैं बैक्टीरिया को और यूज़ करके वाइन और अल्कोहल वगैरह, ठीक है। ये ज़्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है, वाइन एंड बियर बनाई जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमने डायग्राम आगे देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है ब्रेड, चीज़ और पिकल हमने देख चुके हैं, ठीक है, कि हम बना सकते हैं, योगर्ट वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी फील्ड आती है जिसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो हमारे पास इसके अलावा जो है हम मॉडिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं हार्मोन्स की या प्रोटीन की, जो भी हमारे लिए डिज़ायर होगी, ठीक है, जल्दी ग्रो कर जाते हैं, ऐसे हमने ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो किए हैं, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। ट्रांसजेनिक का मतलब है कि ये जो ओरिजिनल प्लांट नहीं है, इसका जो जीन है या डीएनए है वो मॉडिफाई हो चुका है, इसमें हमने कुछ अपनी तरफ से करैक्टरिस्टिक्स डाले हैं ताकि ये जल्दी ग्रो कर सके, ठीक है, प्लांट जो है जल्दी ग्रो कर जाए, ठीक है, उसका जो लाइफ साइकिल है वो कम हो, ठीक है। उसके अंदर हम ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंट हो वो बीमारियों से, ताकि वो जल्दी जो है हर्बिसाइड्स और इंसेक्ट से जो है इफेक्ट ना हो, ठीक है, हमें क्रॉप जो है वो यील्ड लॉस ना हो, ठीक है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस भी हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें जान चुके हैं कि ये चीज़ें कौन सी चीज़ किसके लिए स्पेसिफिक है, इसलिए हम उस डीएनए को, उस पार्ट को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ट्रांसजेनिक गॉड जो है वो भी बनाई जाती हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसका जो जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल चेंज होता है, ठीक है, जिसका डीएनए जो है हम क्या कर चुके हैं, मॉडिफाई कर चुके हैं, जिससे हमारे पास फूड, मीट और मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन्स जो कि मिल्क में प्रोड्यूस किए जाते हैं, ब्लड में प्रोड्यूस किए जाते हैं इन ऑर्गेनिज्म के, ताकि हम उसे यूज़ कर सकें, और इसके बाद यूरिन में भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। और एनवायरनमेंट पे भी बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा असर डाला है, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह जो है हमने मॉडिफाई किए हैं, जो कि पोल्यूशन को कम करते हैं, रीन्यूएबल सोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पोल्यूशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ठीक है, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो पोल्यूटेंट्स को जो है ईट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, चीज़ों को डिग्रेड कर देते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी भी इससे हमारे पास प्रोड्यूस होती है। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, अगर वो हम केमिकल्स यूज़ करें तो उससे हमें बहुत लॉस होता है, और इसीलिए अगर हम बायो पेस्टिसाइड यूज़ करें, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह जो हैं पेस्टिसाइड्स को खा जाएं या उनको ख़त्म कर दें, बायो फर्टिलाइजर यूज़ करें, तो इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, इससे पोल्यूशन वगैरह का खतरा नहीं होता, केमिकल वगैरह नहीं फैलते, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक होते हैं।
कंट्रीब्यूशन टू साइंस बाय पाकिस्तानी साइंटिस्ट, यानी ये आम ख्याल रखा जाता है कि शायद अब जो साइंस में जितनी भी तरक्की हो रही है वो यूरोपियंस करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम देखें तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट का भी एक मुकाम है जी साइंस की दुनिया में। और अगर हम पाकिस्तानी साइंटिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो प्रोफेसर डॉक्टर जो है मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब का आता है, जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के इलाके साहिवाल में जी जो है वो 29 जनवरी 1926 को जो है वो पैदा हुए। अब अगर हम देखें तो ये अगर 1926 को ये पैदा हुए, ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जो कि शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थे और इस बेस पर इनको जो है वो स्कॉलरशिप्स मिलते रहे और ये स्कॉलरशिप की बेस पर जो है वो बाहर चले गए, बाहर हायर स्टडीज की इन्होंने वहाँ पर। और फिर 1950 को ये वापस पाकिस्तान आ गए, लेकिन इन्होंने चूंकि अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखा और जो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए ये वापस जो है वो यूके चले गए, यानी यूके में इनको जितने भी स्कॉलरशिप्स मिले यूके में, यूनाइटेड किंगडम में मिले हैं। अब रिसर्च के लिए जब ये वापस गए हैं तो वहाँ पर इन्होंने जो अपने थीसिस बना रहे थे पीएचडी के हवाले से, वो थ्योरेटिकल जो है वो फिजिक्स के ऊपर ये वर्क कर रहे थे। और फिर उसी के हवाले से जो है इन्होंने एक थ्योरी पेश की जो कि 1979 में ये थ्योरी इन्होंने पेश की, जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई और इसकी बेस पर इन्हें एक नोबेल प्राइज भी मिला। और अगर हम उस थ्योरी को, उसकी स्टेटमेंट को ज़रा समझें तो इस चलें जी, नोबेल प्राइज मिला। उस थ्योरी की स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो वो बेसिकली क्या थी जी, वो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी थी, GUT के नाम से इसको याद किया जाता है। और इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने ये बात की थी कि नेचर की यानी कुदरत की जो दो फोर्सेज हैं, यानी एक हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेज जो कि मालिक्यूल्स के न्यूक्लियस के दरमियान होती हैं जी, न्यूक्लियर फोर्सेज, और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान होती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को डाउन करते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इन्होंने ये बात की कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक जैसा बिहेव करती हैं अगर आप इन दोनों फोर्सेस को जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, यानी जो बिग बैंग थ्योरी थी, एक बहुत जोरदार जो धमाका हुआ था जिसे कहा जाता है कि पूरी जो ये कायनात, ये जो हमारी पूरी कहकशां, ये पूरी एक इस सोलर सिस्टम तख्लीक में आया बिग बैंग थ्योरी। तो ये उसके मुताबिक इन्होंने ये बात की थी कि इतनी एनर्जी अगर प्रोवाइड की जाए टेम्परेचर, तो ये दोनों फोर्सेस एक जैसी हो जाती, कंबाइन हो जाती हैं। तो ये इस बेस पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला जो कि पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। ये अगर हम देखें तो डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब जो हैं ये 21 नवंबर जो है वो 1996 को इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आज भी इनके इस वर्क पर जो इन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स के ऊपर वर्क कर रहे थे और ये एक जो थ्योरी पेश की थी वो पूरी दुनिया में मशहूर है और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। इसी तरह अगर हम अपने एक और साइंटिस्ट की बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जो कि 1 अप्रैल पाकिस्तान बनने से पहले जी पैदा हुए थे जी भोपाल के इलाके 1936 में भोपाल जो कि इंडिया में आता है जी, वहाँ पैदा हुए थे। लेकिन ये इन्होंने अपनी जितनी भी स्टडीज़ हैं वो हॉलैंड में रखी और वहीं से इन्होंने जो है वो अपनी पीएचडी वगैरह वहीं से की, एमएससी वहीं से की, मेथोलॉजी जो है पीएचडी वगैरह की इन्होंने वहाँ पर ही। और वहाँ से यानी वहाँ पर इनको जो है रिसर्च ऑफिसर के तौर पर यूनिवर्सिटी में रखा गया था। और अगर हम देखें तो इन्होंने अगर अपनी एमएससी जो मास्टर डिग्री की हुई थी वो मेटलर्जी में की हुई थी, ठीक है। और पीएचडी वगैरह के लिए फिर इन्होंने जो है जब पीएचडी अपनी मुकम्मल कर ली तो वहाँ पर जो है एक यूरेनको एनरिचमेंट जो है एक प्लांट है जी, वहाँ पर ये हॉलैंड में वर्क कर रहे थे। लेकिन अपने वतन से मोहब्बत के नाते ये जो है 1975 में वापस वतन पाकिस्तान आ गए और यहाँ आकर जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको एक बाकायदा जो है वो एक रिसर्च लेबॉर्ट्री इनके नाम से यानी इनके नाम पर जो है वो रखी। यानी एक लेबॉर्ट्री तो थी जिसको कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री कहा जाता है, लेकिन जब ये वापस आया तो इनको उसका हेड बनाया और उस लेबॉर्ट्री का नाम जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्री रखा गया। और फिर इन्होंने उस पर हेड के नाते यानी एक हेड के तौर पर वहाँ पर वर्क किया और इनकी सुपरविजन में जो है वो पाकिस्तान जो है वो 28 मई
1998 को जो है वो एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर, 7th न्यूक्लियर पावर के तौर पर पूरी दुनिया में जो है वो पहचाना गया, जहां जो कि इस वजह से पहचाना गया कि इन्होंने जो है वो चागी के मुकाम पे, जो कि बलूचिस्तान में आता है जी, चागी के मुकाम पर जो है वो 6 सक्सेसफुल जो है वो न्यूक्लियर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए, न्यूक्लियर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए और वो सारे सक्सेसफुल गए, जिसकी वजह से जो है इन्हें जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो हिलाले इम्तियाज से, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अवार्ड है जी, हिलाले इम्तियाज से नवाजा। और इस तरह से हमने देखा कि ये जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं वो वाकई अपने पढ़ाई की बेस पर जो है वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और कितने इंटेलिजेंट हैं कि उन्होंने जो है वो इतना एक पूरी दुनिया में एक मुकाम बनाया। तो इस तरह से हमने देखा कि आजकल की भी मॉडर्न साइंस में जो है वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट का भी एक मुकाम है और हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते।